Hello everyone, myself Dr. Anil Kumar Dubey. Welcome back to my YouTube channel Chemistry World by Anil Sir. तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला को लेकर। तो गाइस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और कोई भी पॉइंट स्किप मत करना, नहीं तो आज के जो वीडियो में हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो सही से समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग आज के वीडियो में क्या क्या बात करेंगे बेटा, वो बात करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला और सेकंड है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा फार्मूला बेटा? मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस, कौन से क्वेश्चन को रिलेटेड डिस्कस किया जाएगा? एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इसको जानने के पहले, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला को जानने के पहले बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं फार्मूला किसको कहते हैं। केमिस्ट्री में फार्मूला किसको कहते हैं उसको जानना बहुत जरूरी है। तो फार्मूला किसको कहते हैं? तो फार्मूला जो होता है बेटा, फार्मूला जो होता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। फार्मूला जो होता है बेटा वो होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किसका? एक मॉलिक्यूल का, सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको हम फार्मूला कहते हैं। तो फार्मूला रिप्रेजेंट्स द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of one molecule of the substance सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो होता है उसी को फार्मूला कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला किसको कहते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको कहते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला, कौन सा फार्मूला बेटा? एम्पिरिकल फार्मूला। और इधर है मॉलिक्यूलर फार्मूला। दोनों को कंपेयर करके बात करते हैं। जो बेटा एम्पिरिकल फार्मूला होता है, एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है बेटा वो होता है सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है एटम का। जो डिफरेंट टाइप के जो एटम कंपाउंड में जो पाए जाते हैं उनका सिंपलेस्ट होल नंबर का जो रेशियो होता है वो एम्पिरिकल फार्मूला के द्वारा पता चलता है। एम्पिरिकल फार्मूला represents simplest whole number ratio of various atoms
प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। तो जो इंपायरिकल फार्मूला होता है बेटा, फिर से सुन लो एक बार, कि जो होता है ये कंपाउंड में वेरियस टाइप के जो एटम होते हैं उसका सिंपलेस्ट होल नंबर जो रेशियो होता है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इंपायरिकल फार्मूला के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला किसको कहते हैं। अगर हम इसको इंपायरिकल फार्मूला को ये कहेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे तो अलग ही होगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है। जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बेटा वो एग्जैक्ट नंबर को शो करता है, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो नंबर एग्जैक्ट नंबर एटम का होता है वो बताता है, किसके द्वारा पता चलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा पता चलता है। तो इट्स सो एग्जैक्ट नंबर ऑफ the atoms of the various types of atoms in a molecule of the compound फिर से सुनो बेटा, क्या है ये मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा क्या होता है कि जो कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो वेरियस टाइप के एटम पाए जाते हैं, कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो वेरियस टाइप के एटम पाए जाते हैं वो किसके द्वारा पता चलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा पता चलता है। जैसे एग्जांपल देखो, हम लोगों ने एग्जांपल क्या लिया बेटा, एग्जांपल जो लिया मैंने C6H12O6, ये बेटा किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है ग्लूकोज का। किसका फार्मूला, ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, और ये कौन सा फार्मूला है, इसको देखने से कुछ पता चलता है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला से ही हम लोग इसको पता करते हैं हम लोग कि ये क्या है, नाम जो है उसी मॉलिक्यूलर फार्मूला के द्वारा ही पता चलता है इसका। ठीक, C6H12O6 ये है। अब इसका ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब इसको हमें इंपायरिकल फार्मूला में कन्वर्ट करना है, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है इंपायरिकल फार्मूला में, तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बनाओ। तो इसका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या बनेगा, इधर पहले लिख लो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो क्या होगा, इसका सिंपलेस्ट जो रेशियो होगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, तो 1:2:1। This is the simplest ratio, simplest whole number ratio। इसको क्या कहेंगे बेटा, simplest whole number ratio। तो ये जो होता है, अब ये simplest whole number ratio यहां रखो, तो 1 ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये तो ये जो होगा बेटा, ये कौन सा फार्मूला होगा, ये होगा इंपायरिकल फार्मूला। कौन सा फार्मूला बेटा, इंपायरिकल फार्मूला। इस फार्मूले से हम लोग ये नहीं बता सकते ये किसका है, ये ग्लूकोज है कि क्या है, क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं। इससे इंपायरिकल फार्मूला से हम लोग कभी बता ही नहीं सकते कि ये क्या होगा, ग्लूकोज होगा कि क्या होगा, इससे नहीं पता चलता। मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग पता करते हैं कि जो कंपाउंड है वो क्या होता है। इंपायरिकल फार्मूला से कुछ नहीं पता चलता है, क्योंकि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम है ही नहीं उसमें, एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम ये इंपायरिकल फार्मूला बताता ही नहीं है।
तो कैसे पता चलेगा, बट मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग पता कर सकते हैं। तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है जैसे ग्लूकोज का, तो C6H12O6 है, ठीक। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम इसमें पता चला, बट इन केस ऑफ मैंने इसको कन्वर्ट किया ग्लूकोज को इसमें इंपायरिकल फार्मूला के उसमें, तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मैंने निकाला इसका। तो अभी हम लोगों ने बात किया तो 1:2:1 आया। तो उसके बाद क्या हुआ, CH2O, ये मैंने यहां वैल्यू पुट किया, ठीक, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का, ठीक। अब इसके बाद क्या है कि एग्जाम्पल तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं। बेटा वीडियो को जो है इसको अगर जिसको लिखना हो वो लिख लो, और नहीं तो हम अभी तो मिटा देंगे। इधर भी एग्जाम्पल होना चाहिए, लगे ना कि अनिल सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अनिल सर बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। किसको पढ़ा रहे हैं, किसको पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, और किसको पढ़ाएंगे। तो ये क्या है बेटा इसका, ये है इंपायरिकल फार्मूला। कौन सा फार्मूला बेटा, इंपायरिकल फार्मूला, ओके। अब हम लोग और बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर दूसरा पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें कंपाउंड में अगर हमें परसेंटेज मास एलिमेंट का दिया हो, तो इफ परसेंटेज मास ऑफ द एलिमेंट आर नोन देन इट्स इंपायरिकल फार्मूला कैन बी डिटरमाइंड। अब इसको हिंदी में समझो। ये कह रहा है कि अगर परसेंटेज मास अगर दिया हो एलिमेंट का, ठीक, कंपाउंड में, तो उसके द्वारा क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि उससे इंपायरिकल फार्मूला निर्धारित कर सकते हैं। तो वही लिख रहे हैं इधर कि इफ द परसेंटेज मास of the element is known, then क्या, इसके आगे then, अभी हमने बताया था, then its empirical formula can be determined, तो परसेंटेज एलिमेंट का अगर पता है तो उससे हम लोग इंपायरिकल फार्मूला निर्धारित कर सकते हैं। एक तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग देखते हैं, इसमें क्या मतलब हो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। तो इसमें क्या है बेटा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला के केस में क्या है कि अगर मोलर मास पता हो तो अगर मोलर मास पता हो कंपाउंड का, तो हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। इफ मोलर मास आर नोन ऑफ द कंपाउंड, देन इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला कैन बी डिटरमाइंड। इफ मोलर मास of the compound is known, then its molecular formula इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला कंपाउंड का कैन बी डिटरमाइंड। अगर हमें मोलर मास अगर पता है हम लोग को, तो उससे क्या होगा बेटा कि मॉलिक्यूलर फार्मूला निर्धारित कर सकते हैं हम लोग। अब ये मोलर मास क्या है, मोलर मास क्या है,
इधर देखो, जो मोलर मास है बेटा वो एक मोल सब्सटेंस के एक मोल का मास ग्राम में, सब्सटेंस के एक मोल का मास ग्राम में मोलर मास कहलाता है। द मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मास। लिख देते हैं, मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस इन ग्राम क्या कहलाता है बेटा? मोलर मास कहलाता है। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसका कुछ फार्मूला होता है इसके आगे। तो जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटाना ही पड़ेगा। बेटा वीडियो को क्या, हाँ, अगर जिसको भी लिखना हो वो लिख लो। अभी मैं टाइम दे रहा हूं क्योंकि ये वीडियो थोड़ा मैं लंबा बनाना चाहता हूं, लेंदी, कि इससे जो इंपायरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर सके, कोई प्रॉब्लम उसमें ना आए। और विद कॉन्सेप्ट, यहां जो मैं बता रहा हूं वो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मैं यहां रटाने के लिए नहीं आया हूं। मैं जितने भी वीडियो में बना रहा हूं वो मैं रटाने का कोई फंडा नहीं होता। दो मेरा कॉन्सेप्ट है यूट्यूब चैनल पे आने का, दो कॉन्सेप्ट है। एक जो है कि कॉन्सेप्ट जो कि मैं बताने आया हूं, दूसरा कि जितने भी टॉपिक है उससे रिलेटेड मैं कॉन्सेप्ट बताऊं और 10 लेवल पे मैं जाके बताऊं, ठीक। दूसरा क्या है, सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट का, वो टॉपिक पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन होता है वो ही हैंडल नहीं कर पाते। तो ये कहते हैं कि केमिस्ट्री तो बहुत टफ है, क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व होता है, केमिस्ट्री तो आप छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। कॉन्सेप्ट पढ़ो, कॉन्सेप्ट के बाद उसको अप्लाई करना सीखो। इसलिए मैं दो पर्पज से आया हूं, कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं क्वेश्चन को कैसे इजी मेथड से सॉल्व किया जा सके तो वो मैं बताने आया हूं। तो बेटा इसको कॉपी आई होप आप लोग कर चुके होंगे। बेटा एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है? मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई इंपायरिकल फार्मूला, इंपायरिकल फार्मूला वेयर n जो होता है नेचुरल नंबर होता है। n जो है यहां n नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, ठीक है। अब देखो क्या है कि n का एक और है फार्मूला, इसको और बना सकते हैं। तो इसका क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को डिवाइड अपॉन मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपायरिकल फार्मूला मास, तो वहां से भी n की वैल्यू निकल सकती है, n की वैल्यू वहीं से निकलती है। तो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास दिया होता है और इंपायरिकल मास हम लोग निकाल लेते हैं। तो उसके द्वारा देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाय इंपायरिकल फार्मूला मास। तो इससे क्या बेटा निकलेगा, n की वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो इंपायरिकल फार्मूला तक अगर हम लोग पहुंच गए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो n यहां से निकाल लेना बेटा। मॉलिक्यूलर जो मास होता है, जिसको मोलर मास कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है और कभी कभी मॉलिक्यूलर मास दिया होता है, तो दोनों सेम ही है।
वो यहाँ वैल्यू पुट कर देना और जो इंपायरिकल फार्मूला जो निकालना उसका मास कैलकुलेट करके यहाँ रख देना। तो दोनों की वैल्यू रखने के बाद n की वैल्यू आ जाएगी। और हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि जो इंपायरिकल फार्मूला होता है और मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसको निर्धारित कैसे किया जाए। तो आइए देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इंपायरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो इसको निर्धारित करने के लिए कुछ स्टेप हैं, इसके कुछ स्टेप हैं, उसके द्वारा इंपायरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो निर्धारित किया जाएगा। तो स्टेप कितने हैं? 5 स्टेप है, स्टेप 5 है। 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टेप फर्स्ट ये है कि स्टेप फर्स्ट जो है वो लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जाता है। ये रहा है कि बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस के द्वारा परसेंटेज कंपोजिशन कंपाउंड का निर्धारित करते हैं। स्टेप फर्स्ट में है बाय क्वांटिटेटिव एनालिसिस the percentage composition of the compound is determined किसका परसेंटेज कंपोजिशन? जितने भी एलिमेंट कंपाउंड में पाए जाते हैं उसका जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के द्वारा हम निर्धारित करते हैं। दूसरा स्टेप ये है कि जो परसेंटेज है एलिमेंट का, जो परसेंटेज है कंपाउंड में, उसको क्या करेंगे? परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड उसको क्या करेंगे कि एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे। उसी एलिमेंट का जिसका परसेंटेज दिया है उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से हम डिवाइड कर देंगे। एटॉमिक मास से परसेंटेज को डिवाइड कर दिया गया। तो हम लोग को क्या मिला बेटा? एटॉमिक रेशियो मिल गया। एटॉमिक रेशियो। अब देखो ये है सेकेंड स्टेप यही है कि जो परसेंटेज है एलिमेंट का वो उसको उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से डिवाइड कर दो तो हमें एटॉमिक रेशियो मिल जाता है। थर्ड स्टेप ये है कि एटॉमिक रेशियो जो है, एटॉमिक रेशियो उसको, क्योंकि कंपाउंड में कई सारे एलिमेंट होते हैं तो सबका इंडिविजुअल एटॉमिक रेशियो होगा। जिस एलिमेंट का एटॉमिक रेशियो सबसे कम होगा उसी एटॉमिक रेशियो से बाकी सारे जितने भी एलिमेंट कंपाउंड में है उसको डिवाइड करना उसी से। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेशियो, जो जिसका मिनिमम वैल्यू होगा एटॉमिक रेशियो का उससे डिवाइड किया जाएगा बाकी क्या, हाँ, सारे एटॉमिक रेशियो को। तो उससे क्या मिलेगा बेटा? हमें मिलेगा सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो मिल गया। फोर्थ स्टेप है कि अगर सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो फ्रैक्शनल में आ रहा है, इफ सिंपलेस्ट रेशियो आर इन फ्रैक्शनल देन simplest ratio multiply by smallest integer to get whole number ratio। तो simplest ratio को लिख देते हैं। if simplest ratio
if simplest ratio are in fractional या are simplest ratio, फिर से देख लो, प्रेजेंट इन फ्रैक्शनल। अगर फ्रैक्शनल में आ रहा है तो क्या करेंगे बेटा, उसको स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपलेस्ट रेशियो को स्मॉलेस्ट इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जो होता है पूर्ण संख्या होता है। इंटीजर जो है पूर्ण संख्या होता है। इंटीजर पूर्ण संख्या होता है, वो क्या क्या होगा? 1 2 3 डॉट डॉट 1 to 9, ठीक। तो उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर। तो इससे क्या होगा बेटा, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। किसका? एटम का। और नेक्स्ट में क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप एक और है, फिफ्थ, जो कि यहां पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर से एक स्टेप हम लोग मिटा देते हैं। मिटा दिए। इधर देखो, फिफ्थ नंबर ये कह रहा है कि इंपायरिकल फार्मूला को प्राप्त करने के लिए, इंपायरिकल फार्मूला को प्राप्त करने के लिए एलिमेंट का सिंबल जो है वो साइड बाय साइड लिखना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट, हाँ, उसके बाद फिर क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू देयर, क्या? विथ रिस्पेक्ट टू देयर एटॉमिक नंबर एट राइट हैंड कॉर्नर, एट राइट हैंड कॉर्नर। तो ये स्टेप कह रहा है कि टू गेट empirical formula, to get empirical formula, the various element symbol written side by side with their simplest जो आया यहां होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो उससे लिखेंगे कहां? रेशियो एट राइट हैंड कॉर्नर, एट राइट हैंड कॉर्नर। अब देखो, ये जो मैंने लिखा इसको समझते हैं। जैसे जो कंपाउंड है उसमें एग्जांपल के तौर पे समझो, कंपाउंड में जैसे क्या मिला? कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, 3 जैसे है। तो ये कह रहा है कि रिटर्न साइड बाय साइड, सिंबल लिखो, साइड बाय साइड सिंबल लिखा। उसके बाद क्या कह रहा है कि आगे कह रहा है कि साइड बाय साइड विथ देयर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो एट राइट हैंड कॉर्नर। तो राइट हैंड कॉर्नर ये है, उसका जैसे नंबर जो है वो लिखो, और यही हो गया इंपायरिकल फार्मूला। तो जैसे मान लिया यहां जो नंबर हम लोगों ने निकाला, एग्जांपल मानते हैं
कार्बन का जो नंबर मिला ये 2 मिला, हाइड्रोजन का जो मिला वो 3 मिला, और ऑक्सीजन का जो मिला वो 4 मिला। ये मिला नहीं है, ये हम एग्जाम्पल बता रहे हैं कि कैसे यहां लिखा जाएगा। इसको ये मत समझना कि ये तो सर अब ये निकाल दिया, निकाला नहीं है, ये एग्जाम्पल लिया मैंने। तो देखो यहां जो होगा राइट हैंड कॉर्नर जो कह रहा है कि ये जो होगा लोअर राइट हैंड कॉर्नर कह रहा है, लोअर तो मैंने लिखा ही नहीं, हाँ, तो ये जो होगा ये 2 होगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये जो वो है बेटा फार्मूला, इसको बोलेंगे इंपायरिकल फार्मूला। अब यहां से तो इंपायरिकल फार्मूला निकला, अब हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे मिलेगा? क्वेश्चन तो ये है, क्योंकि क्वेश्चन में दोनों चीज पूछा जाता है, इंपायरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों आता है क्वेश्चन में। अब देखो इंपायरिकल फार्मूला तक अगर हम लोग पहुंच गए हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। विद इन सेकेंड आप लोग इंपायरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ पहुंच जाएंगे। तो इसका एक फार्मूला है वो लगाओ और जल्दी से पहुंचो किसके तरफ? मॉलिक्यूलर फार्मूला की तरफ। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई किससे? इंपायरिकल फार्मूला, अब क्या है बेटा कि अगर एग्जाम में सब कुछ स्टेप फॉलो किया और लास्ट स्टेप में जाते जाते हम ये फार्मूले ही भूल गए तो क्या होगा? तो यही होगा कि क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब ये इंपायरिकल फार्मूला तक खाली सॉल्व हो पाएगा, इंपायरिकल फार्मूला के बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है, और एक दो बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत समय तक याद रहता है, कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट कभी जल्दी नहीं भूलता है, कॉन्सेप्ट जो होता है वो लॉन्ग टाइम तक याद रहता है, चाहे 10 साल बाद भी खोलो बुक तो याद हो जाएगा जल्दी से। अगर कॉन्सेप्ट नहीं रटे हो तो आज रटा कल भूल गए, तो ये नहीं करना, रटना नहीं, कॉन्सेप्ट समझो। तो इधर क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल n इंटू इंपायरिकल फार्मूला, ठीक। अब n की वैल्यू हम लोग कहां से लाए? सवाल तो यहां ये उठता है कि n की वैल्यू हम लोग कहां से लाए। तो n की वैल्यू लाने के लिए बेटा क्या है? इधर देखो एक फार्मूला इसका और है, n इक्वल n है क्या? अभी हमने तो बताया था वहां, इसके अभी जो वीडियो में पहले मैंने बात किया था, n की जो है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर होता है, ठीक। तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। n की जो वैल्यू लाना होगा वो क्वेश्चन में दिया होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया होगा क्वेश्चन में, और इंपायरिकल फार्मूला मास हम लोग जो जितने भी स्टेप पहुंचने के बाद इंपायरिकल फार्मूला निकालेंगे उसका मास निकाल लेना टोटल का, तो वो डिवाइड कर देना है। इंपायरिकल फार्मूला मास, तो इससे क्या आ जाएगा बेटा? n की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें n की वैल्यू मिल गई तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बन गया। और ये बहुत अच्छा है, मतलब इतना अच्छा केमिस्ट्री में मॉलिक्यूलर फार्मूला बना लिया। किसी को फार्मूला नहीं पता होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों ने बना लिया। इससे ज्यादा और अच्छा क्या हो सकता है? तरक्की पे हम लोग हैं। तो अब देखो बेटा क्या है कि हम लोगों ने तो अभी जितने भी पॉइंट थे इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपायरिकल फार्मूला को लेकर हम लोगों ने काफी डिस्कस कर लिया। अब क्या है कि जो अप्लाई जो कर रहा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो नॉट सो इजी। दिस टॉपिक, दिस इंपायरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला नॉट सो इजी एज सीन एज, जैसा कि हम लोग देखते हैं वैसा ये नहीं है, उतना इजी नहीं है। तो इसको क्वेश्चन को लेकर हम बात करते हैं।
इस टॉपिक को अब क्वेश्चन के द्वारा हैंडल करेंगे। अब बेटा हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को लेकर इंपायरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का कि कैसे निकाला जाएगा। तो एक क्वेश्चन से देखते हैं जो कि एनसीईआरटी का है। वो ये कह रहा है कि एक कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन एंड 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। Its molar mass is 98.96 gram. What are its empirical and molecular formula? तो इस कंपाउंड का इंपायरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया गया है। ऐसे टाइप के जो क्वेश्चन है बेटा वो बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, और हाँ 11th में, क्लास 11th में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि इसमें जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट और ट्रिक नहीं समझ में जब आता है, फंडे नहीं समझ में आता कि कैसे क्या होगा, तो ये क्वेश्चन ज्यादा मतलब लेंथी वो हो जाता है, टफ हो जाता है स्टूडेंट के लिए, जो कि 11th लेवल पे इसको हैंडल करना उतना इजी नहीं है जितना कि दिखता ही। तो इसको बात करते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। इधर लिखते हैं बेटा, इसको पहले चार्ट बनाएंगे, एलिमेंट लिखेंगे इधर, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे परसेंटेज, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप और होगा एटॉमिक मास का, उसके बाद एक और स्टेप बढ़ाया जाएगा एटॉमिक रेशियो, उसके बाद से सिंपलेस्ट रेशियो, और फिर इसके बाद एक स्टेप और रहेगा बेटा देखो जो सिंपलेस्ट रेशियो है अगर ये होल नंबर में आ रहा है, ठीक, सिंपलेस्ट रेशियो जो है अगर होल नंबर में आ रहा है, फ्रैक्शनल में नहीं है, तो सिंपलेस्ट रेशियो अगर फ्रैक्शनल में नहीं है तो इसके आगे स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। अगर नहीं फ्रैक्शनल में है तो इसको नेक्स्ट स्टेप और बढ़ाया जाएगा होल नंबर रेशियो, ठीक है। तो वन बाय वन बात करते हैं। देखो ये है हाइड्रोजन, कार्बन एंड क्लोरीन, 3 एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन, कार्बन एंड लास्ट है क्लोरीन। कार्बन का परसेंटेज कितना है बेटा क्वेश्चन में, तो 12.27% है कार्बन का। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन है 4.07%। क्लोरीन कितना है 71.65%, 71.65%। अब इसका एटॉमिक मास क्या होगा, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है बेटा जल्दी बताओ, 12 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। क्लोरीन का कितना होता है 35.5। अगर नहीं आता है एटॉमिक मास तो पीरियोडिक टेबल जो है उसको जाकर उसमें देखो, सबका मिल जाएगा, उसमें लिखा है। अब एटॉमिक रेशियो कैसे निकाला जाए, तो एटॉमिक रेशियो को निकालने के लिए क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूं, उसको थोड़ा ध्यान से सुनो। जो परसेंटेज है, जिस भी एलिमेंट का जो परसेंटेज है उसी के एलिमेंट के एटॉमिक मास से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमें एटॉमिक रेशियो मिल जाएगा। फिर से सुनो बेटा, एटॉमिक रेशियो को निकालने के लिए परसेंटेज को डिवाइड करना पड़ेगा उसी एलिमेंट के एटॉमिक मास से। तो 12.27% डिवाइड बाय 12, नहीं 24.27% डिवाइड बाय 12, ओके। और इसको देखो 4.07% डिवाइड बाय 1, और इसको लास्ट जो है 71.65 डिवाइड बाय 35.5। अब ये क्या आएगा वैल्यू इसको, तो ये आएगा 2.02,
और ये जो आएगा 4.07, ये आएगा 2.02। ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बट ये है कि इसको कैलकुलेट कर लेना, आएगा वही। अब देखो क्या है, सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए बेटा क्या करते हैं कि जो एलिमेंट, जितने भी वेरियस टाइप के एलिमेंट कंपाउंड में जो दिए गए हैं, उसमें जो उसका एटॉमिक रेशियो हम लोगों ने निकाला है, इसमें देखना सबसे कम वाला जो एटॉमिक रेशियो होगा उसी से डिवाइड करना है सभी को। अगर उसी से सभी को डिवाइड करेंगे एलिमेंट के एटॉमिक रेशियो को, तो सिंपलेस्ट रेशियो मिल जाएगा। अब इसमें देखो बेटा, एटॉमिक रेशियो सबसे कम किसका है, तो एक तो ये है और ये है, दोनों ये सबसे कम है, ये सबसे ज्यादा है, तो दोनों तो एक ही है, तो कोई भी ले लेंगे, कोई एक ही है दोनों, तो इसी रेशियो से डिवाइड करेंगे, इसी एटॉमिक रेशियो से सभी को डिवाइड करेंगे 1 by 1। तो 2.02 डिवाइड बाय 2.02, तो ये आया 1। 4.07 डिवाइड बाय 2.02, तो ये आएगा अप्रॉक्स 2 के करीब। और ये जो है 2.02 डिवाइड बाय 2.02, तो ये आएगा 1। तो फ्रैक्शनल में सिंपलेस्ट रेशियो है ही नहीं, तो इसको हमें होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहीं से हम लोग अब आगे स्टेप नहीं बढ़ाएंगे। अगर फ्रैक्शनल में नहीं है तो आगे स्टेप नहीं बढ़ाया जाएगा, तो इसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जाना जरूरी है, सर ने तो बता दिया, अब हम चलेंगे रेलगाड़ी वाली चाल, वहीं तक पहुंचेंगे जहां उसका स्टेशन होगा। ऐसा नहीं जरूरी है, अगर स्टेशन पहले भी मतलब आ जाए, लंबा स्टेशन जाने से बेटर है ये पहले उतरना किस स्टेशन पे है ये माने रखता है। ऐसा नहीं है कि जहां तक रेलगाड़ी जाएगी वहीं तक हमें जाना है। तो हमें जो है रेलगाड़ी, जैसे ये समझ लो ये पूरा रेलगाड़ी है, ये पूरा रेलगाड़ी है। अभी होल नंबर रेशियो मैंने लिखा, अंतिम तक जो था वो वहां तक जाना था, होल नंबर रेशियो तक, ठीक। बट हमें जरूरत कहां तक है, कंडीशन था कि सिंपलेस्ट रेशियो जो है अगर होल नंबर में नहीं है, तो अगर फ्रैक्शनल में है तो होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए उसको हम सिंपलेस्ट रेशियो को मल्टीप्लाई करेंगे स्मॉलेस्ट इंटीजर से। बट हमें यही मिल गया, सिंपलेस्ट रेशियो जो है वो हमें यही मिल, जो होल नंबर में यही हमें मिल गया, तो हम वहां क्यों जाएं। तो वही है, स्टेशन हमारा पहले ही आ गया, वहां नहीं जाएंगे हम। स्टूडेंट है, स्मार्ट स्टूडेंट। तो इधर देखो, अब क्या है, हम लोग एक स्टेप और है। फिफ्थ स्टेप ये है बेटा कि मौलिक इंपायरिकल फार्मूला को लिखने के लिए क्या करेंगे। टू गेट इंपायरिकल फार्मूला, द एलिमेंट सिंबल रिटन साइड बाय साइड विथ रिस्पेक्ट टू देयर होल नंबर रेशियो एट लोअर राइट हैंड कॉर्नर। जो मैंने कहा वो मैं यहां लिख रहा हूं, इंपायरिकल फार्मूला। देखो क्या कह रहा है कि एलिमेंट, जितने भी वेरियस टाइप के एलिमेंट हैं कंपाउंड में, उसको लिखो। तो एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, वो और थर्ड है क्लोरीन। उसके बाद क्या कह रहा है कि उसका जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है उसको लिखो। कहां लिखोगे, लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे, लोअर राइट हैंड कॉर्नर पे लिखोगे। लोअर राइट हैंड कॉर्नर कहां है, यहां है, तो इसका 1 हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना आया बेटा, 2 आया, होल नंबर रेशियो, इसका 2 हो जाएगा। क्लोरीन का कितना आया, 1 आया, ये आ गया। अब बेटा क्या है कि इसको इंपायरिकल फार्मूला को हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, फार्मूला लिखो, फार्मूला लिखेंगे और क्या करेंगे। देखो फार्मूला जल्दी से, मॉलिक्यूलर फार्मूला
इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई इंपायरिकल फार्मूला। तो हमें इंपायरिकल फार्मूला अभी हम लोगों ने निकाला है, इसको जरूरत ही नहीं है, ठीक। हमें n की वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब n क्या है? n जो है बेटा वो नेचुरल नंबर है, n जो है वो नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अब इसको पहले मिटा देते हैं। n को निकालने के लिए n इक्वल मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड बाई इंपायरिकल फार्मूला मास। ये इतना बड़ा बड़ा जो लिख रहे हैं ना, इसका मेन मतलब यही है, मोलर मास डिवाइड बाय इंपायरिकल मास। तो यही है। अब मॉलिक्यूलर मास कितना है? 98.96। मॉलिक्यूलर मास की जगह पे बेटा हो सकता है मोलर मास भी दिया हो, यहां तो मोलर मास मॉलिक्यूलर मास भी दे सकता है, तो दोनों एक ही है सब। तो 98.96 ये आया। अब हमें इंपायरिकल फार्मूला कैसे निकालेंगे? तो इंपायरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए ये देखो, इधर यहां से निकालोगे, जो ये हम लोगों ने अभी फार्मूला बनाया है, इंपायरिकल फार्मूला जो निकाला गया है, इसी से निकाला जाएगा क्या? मास, इंपायरिकल फार्मूला मास यहीं से निकाला जाएगा। अब देखो इंपायरिकल फार्मूला, कार्बन कितना है? कार्बन का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, और इसका क्लोरीन का 35.5। तो ये आएगा 12, 14 हो जाएगा ये, तो 49.5 ग्राम। तो ये होगा 49.5 ग्राम। तो ये जो वैल्यू आएगी अप्रॉक्स ये 2 आ जाएगी, एन की जो वैल्यू मिलेगी वो 2 मिलेगी। अब इधर देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? n की जो वैल्यू है 2 है। इंपायरिकल फार्मूला क्या बेटा? CH2Cl। इसको मल्टीप्लाई करो नेक्स्ट स्टेप में, C2H4Cl2। ये क्या आया बेटा? ये आया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया। और यहां से क्या आया? ये आया इंपायरिकल फार्मूला। तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। लास्ट में क्या करना, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है बेटा कि दोनों की वैल्यू एक अंतिम में लिख देना होता है, आंसर करके जो है उसको लिख देना होता है। जैसे इधर देख लो, अंतिम में ये लिख देना कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C2H4Cl, अच्छे से लिख देते हैं यार, C2H4Cl2। ओके। इंपायरिकल फार्मूला इसको क्या लिखेंगे? जो है वो C1H2Cl1। तो ये दोनों लिख देंगे। तो इससे क्या होगा कि एग्जामिनर अंतिम में यही देखता है कि आया क्या। ज्यादातर चांसेस यही होता है कि अंतिम में क्या आया, क्योंकि जो निकालोगे एफर्ट लगा के वही तो लिखोगे ना, तो यही आएगा, वो लिख दोगे अंतिम में, तो बहुत ज्यादा इंप्रेशन रहेगा आंसर का। ठीक है। आई होप गाइस आप लोग आज के जो लेक्चर में मैंने बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला और इंपायरिकल फार्मूला के बारे में और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस अभी किया।
आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा कि आई थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।